Today I am going to start solution of exercise chapter 13 hydrocarbon. Questions first. Write IUPAC name of the product obtained by the ozonolysis of the following compound. तो पहला हमारा कंपाउंड है पेंट 2इन 1 2 3 4 5 पेंट सेकंड कार्बन के बाद CH3H कार्बन ऑलवेज टेट्रावेलेंट CH2 तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमें इसका ओजोनोलिसिस करना, प्रोडक्ट को देखना है कौन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। रिएक्शन विद ओजोन मीडिया डाइक्लोरोमेथेन, जहां पर डबल बॉन्ड होता है वहां पर ओजोन मॉलिक्यूल्स का हमेशा एडिशन होगा। तो ये हमारा डबल बॉन्ड था, यहां पर ओजोन मॉलिक्यूल्स का एडिशन हो गया। इस कार्बन से H CH3 H and C2H5 ethyl radical attach है। After that, formation of ozonoid, hydrolysis of ozonoid in the presence of zinc and water in the pattern of Y. The product here C2H5COH, second CH3COH, यानी टू मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ 1 2 3। फर्स्ट इज अ प्रोपेनल, सेकंड 1 2 एथेनल, यानी पेंट 2इन को लेके उसका ओजोनोलिसिस करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट होगा प्रोपेनल सेकंड एथेनल। सेकंड हमको दिया गया है एग्जांपल ओजोनोलिसिस ऑफ 3,4 डैश डाइमिथाइल हेप्ट 3इन, फर्स्ट कार्बन सेकंड थर्ड 4 5 6 7 हेप्ट 3इन 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7। आफ्टर थर्ड कार्बन डबल बॉन्ड 1 2 3 CH3 3 4 CH3, carbon always tetravalent, remain valency of carbon saturated by the hydrogen. The first is the reactions of with ozone media is dichloromethane and formation of ozonoid. तो जहां पर डबल बॉन्ड था वहां पर ओजोन मॉलिक्यूल्स का एडिशन कर देंगे। ये आपका डबल बॉन्ड था, यहां पर एडिशन हो गया ओजोन मॉलिक्यूल्स का। ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन था ये इससे क्या क्या अटैच है, CH3 C2H5, यहां पर CH3 सेकंड मॉलिक्यूल 1 2 3 C3H7, हाइड्रोलिसिस ऑफ ओजोनोइड by the zinc and water, the cleavage of ozonoid in the pattern of Y cleavage, CH3 CO C3H7 1 2 3 4 5 pentane dash 2 on. Next molecules CH3 CO C2H5 1 2 3 4 ब्यूटेनॉन। इसका मीन्स है 3 4 डाइमिथाइल हेप्ट डैश 3 इनका ओजोनोलिसिस करेंगे तो प्रोडक्ट होगा पेंटेन डैश 2 ऑन, सेकंड प्रोडक्ट ब्यूटेनॉन, थर्ड 2 इथाइल ब्यूट डैश 1 इन ब्यूट 1 2 3 4 ब्यूट 1 इन 2 इथाइल 1 2 C2H5, carbon always tetravalent. First reaction with ozone molecules in the presence of dichloromethane. Product here first is a ozonoid, जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, अब किसका एडिशन हो जाएगा ओजोन मॉलिक्यूल्स का। मींस सबसे पहले डबल बॉन्ड का ब्रेक डाउन होगा। इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन अटैच है, अनदर कार्बन से C2H5 और C2H5।
हाइड्रोलिसिस बाय जिंक एंड वाटर। देखते हैं पैटर्न इन द वाई क्लीवेज, क्या फॉर्मेशन होगा, HHCO। दिस इज कॉल्ड formaldehyde or methanol। सेकंड C2H5 CO C2H5 CO C2H5 C2H5 1 2 3 4 5 कार्बोनिल ग्रुप कीटोन ग्रुप थर्ड कार्बन पे है। देन नेम ऑफ दिस कंपाउंड pentane-3 on, pentane-3 on। नेक्स्ट ozonolysis of 1-phenyl but-1-ene, but-1-ene फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। चलिए यहां से काउंटिंग करते हैं 1 2, तो ये आपका but-1-ene हो गया। फर्स्ट कार्बन से अटैच है फिनाइल C6H5, कार्बन ऑलवेज टेट्रावैलेंट। फर्स्ट इज अ एडिशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ डाइक्लोरोमेथेन। Double bond is a breakdown and addition of ozone molecules on alkene or ene. And here is H C6H5 and there is H and C2H5. Hydrolysis by the zinc and water. Ozone wide break down the pattern of Y cleavage C6H5. CO H. The name of this organic compound is a benzaldehyde. First molecules product here benzaldehyde. Second C2H5COH, C2H5COH, 3 carbon and group is a aldehyde CHO. Name of this compound is propanol. इसका मीन्स है 1-phenyl but-1-ene after ozonolysis give the product here propanol and benzaldehyde. Second questions, an alkene A on ozonolysis give a mixture of ethanol and pentane-3 on. Write structures and IUPAC name of A alkene. हमसे कहा गया कोई एल्कीन ए है, उसका हम ओजोनोलिसिस जब करते हैं तो हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं, एथेनॉल और पेंटेन-3 ऑन। तो उन प्रोडक्ट की सहायता से हमें उस ए एल्कीन को आइडेंटिफाई करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोडक्ट को बनाते हैं एथेनॉल 1 2। तो जहां पर डबल बॉन्ड का कार्बन कार्बन के बीच में होगा उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम जो कार्बोनिल ग्रुप है उसको सबसे पहले इस प्रकार से बना देंगे, ठीक है ना। अब हमारा दूसरा प्रोडक्ट है पेंटेन-3 ऑन, तो उसके कार्बोनिल ग्रुप को यहां बनाएंगे। 3 हो गया तो यहां पर C2H5 होगा, 1 2 3 यहां भी C2H5 हो गया। तो सबसे पहले हमने प्रोडक्ट को बना दिया। किस प्रोडक्ट को बनाया, एथेनॉल एंड पेंटेन-3 ऑन को। अब हम कैसे पता लगाएंगे हमारे पास एल्कीन कौन सा होगा, ए एल्कीन। तो हम क्या करते हैं, जहां पर ऑक्सीजन कार्बन से डबल बॉन्डेड था उन दोनों कार्बन को आमने सामने लिखते हैं। तो ये कार्बन और ये कार्बन हमने आमने सामने रख दिया, उन दोनों कार्बन को डबल बॉन्ड से बॉन्डेड कर देंगे। इस कार्बन से क्या अटैच है, C2H5, यहां भी क्या अटैच है, C2H5, ये क्या है CH3 और क्या है 1 हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, दोनों कार्बोनिल के जो कार्बन थे उसमें से ऑक्सीजन को निकाला, दोनों कार्बन को डबल बॉन्ड से बॉन्डेड कर दिया। इसका मींस हमने एल्कीन को आइडेंटिफाई कर लिया। अब नाम देखना, नेम क्या होगा इसका IUPAC। तो काउंटिंग कहां से करते हैं, वेयर इज द प्रेफरेंस ऑफ द डबल बॉन्ड, फर्स्ट कार्बन सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, 2 कार्बन है C2H5। तो सेकंड के बाद डबल बॉन्ड है, थर्ड पे आपका इथाइल है तो क्या लिखेंगे 3 इथाइल, टोटल नंबर ऑफ कार्बन चेन 5, pent-2 ene। We are identify of alkene A here is 3 ethyl pent-2 ene. Question third, an alkene A contain 3 C single bond C, 8 C single bond H H, यानी कार्बन हाइड्रोजन के 8 आपके सिग्मा बॉन्ड है and 1 is a pi bond. A on ozonolysis give the 2 molecules of aldehyde. अब मोलर मास इज 44, इसका मीन्स है जो हमें 2 मॉलिक्यूल्स एल्डिहाइड के मिलने हैं उसके मोलर मास आपका
44 एटॉमिक मास यूनिट है। राइट आईयूपीएसी नेम ऑफ ए, तो एल्डिहाइड इसका मींस है, तो डेफिनेटली ये वो कंपाउंड कौन सा होगा, एल्डिहाइड होगा। तो एल्डिहाइड का मींस हो गया, कार्बन 1 हो गया तो 12 को कर दे रहे, हाइड्रोजन 1 है 16 कर दे रहे, हाइड्रोजन 1 है तो 1 कर दे रहे, तो कितना हो गया 6 कार्बन 12, ठीक है ना, आपका ऑक्सीजन 1 हो गया, हाइड्रोजन 1 हो गया, तो कितना 6 2 8 1 9, तो कितना हो गया 29 हो गया, कितना बचा है 15, तो कार्बन 1 और 3 हाइड्रोजन हो गया। तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा, एथेनॉल होगा। इसका मीन से एथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होना है, ठीक है ना। अब हम एथेनॉल से क्या बनाएंगे, उस एल्कीन को आइडेंटिफाई करेंगे जिसका हमने ओजोनोलिसिस किया, तब हम एथेनॉल का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। तो हम सबसे पहले फर्स्ट मॉलिक्यूल्स ऑफ एथेनॉल को बनाते हैं, ये कार्बोनिल ग्रुप को सामने रखा। सेकंड भी हमने कार्बोनिल ग्रुप को जो आपका उसका सामने रखा, कौन सा था, एथेनॉल था, एक कहा गया ना, देखते हैं। एन एल्कीन ए कंटेन 3 C single bond C, 8 C single bond H and 1 C single bond C means with pi bond. On ozonolysis give 2 molecules of an aldehyde of molar mass 44 atomic mass unit. तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया 44 किसका है, एथेनॉल का है, ये 2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ है। तो हमने सबसे पहले एथेनॉल को लिया, उसके दोनों कार्बोनिल ग्रुप को हमने सामने रखा है। क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन को हम रिमूव कर देंगे और क्या करेंगे, दोनों कार्बन को डबल बॉन्ड से बॉन्डेड कर देंगे, कर दिया। तो प्रोडक्ट कौन सा होगा, मींस एल्कीन कौन सा था, 1 2 3 4 ब्यूट डैश 2 इन। यदि हम इसका ओजोनोलिसिस करते हैं, रिएक्शंस भी कंप्लीट कर दे रहे हैं, किसकी प्रेजेंसी में, डाइक्लोरोमेथेन की, क्या फॉर्मेशन होगा, CH3C। आपका जहां डबल बॉन्ड था वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, किसका फॉर्मेशन होगा, ओजोनोइड का, तो ओजोनोइड बना दिया, यहाँ H होगा, यहाँ H होगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर CH3 होगा। इसका कैसे ब्रेक डाउन करेंगे हम, इन द पैटर्न ऑफ द वाई, क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एथेनॉल, किसके द्वारा, जिंक एंड वाटर। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया वो एल्कीन कौन सा है, Bute-2-ene। Questions 4th, propanol and pentane-3-on are the ozonolysis product of an alkene. What is the structure formula of the alkene? हमसे केवल स्ट्रक्चर फार्मूला पूछा गया है, हमसे केमिकल रिएक्शंस को नहीं पूछा गया है कि केमिकल रिएक्शंस को भी लिखना है। तो हम लिख के देख भी सकते हैं, या सीधा जो क्वेश्चन है 1 मार्क्स का, उसको 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा कि भाई आइडेंटिफाई कीजिए कि वो एल्कीन कौन सा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोपेनॉल को बनाएंगे, कितना कार्बन होगा, 3 कार्बन होगा, तो 1 2 3, और जो कार्बोनिल ग्रुप है एल्डिहाइड फॉर्म में, उसको हमने इस प्रकार से बना दिया, ठीक है ना। सेकंड है पेंटेन 3-on, तो थर्ड नंबर का कार्बन किस फॉर्म में होगा, कीटो फॉर्म में होगा, तो C2H5 कर देंगे, थर्ड नंबर आ जाएगा, यहाँ भी C2H5 कर देंगे, नंबर थर्ड आ जाएगा। अब हमसे कहा गया कि उस एल्कीन को पहचानिए जो इस प्रोडक्ट को देता है, तो प्रोडक्ट कैसे बना होगा, बहुत सिंपल सा है। हम क्या करेंगे, दोनों कार्बोनिल के ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, और क्या करेंगे भाई, उन दोनों कार्बन को डबल बॉन्ड से बॉन्डेड कर देंगे, कर दिया, C2H5 C2H5, यहाँ पर क्या है, C2H5 है ना, C2H5 है ना, कार्बन टेट्रावैलेंट, और क्या लगा है H, ठीक है ना। तो एल्कीन कौन सा हो गया, काउंट करते हैं, यहाँ C2H5 है, ये भी C2H5 है, तो काउंटिंग कहीं से भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6, देखते हैं 1 2 3 4 5 6। तो आफ्टर थर्ड नंबर क्या है, डबल बॉन्ड है। 4 नंबर पे क्या है, इथाइल है, तो क्या होगा इसका नाम, 4 इथाइल। टोटल कितना कार्बन है, 6 हैज, कहां पर है, थर्ड नंबर के बाद कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है ना, तो उसको लिखना पड़ेगा, हैज किस कार्बन के बाद है, आफ्टर थर्ड नंबर है, तो उसको भी लिख देंगे, हैज डैश 3 इन। फॉर्मेशन हो गया किसका, एल्कीन का। चलिए इस रिएक्शंस को रिवर्स कर दे रहे, तो हमारे पास क्या था, 4 इथाइल हैज 3 इन था, 1 2 3 4 5 6, 4 पे इथाइल था, ठीक है ना। नहीं नहीं, इसको 1 2 3 थोड़ा सा चेंज कर दे रहे, क्योंकि आईपीसी नोमेनक्लेचर को थोड़ा सा और क्लियर कर दे रहे हैं ना। यहां से करेंगे तो इसका 4 नंबर पे आ जाएगा, यहां से करते हैं तो देखते कौन सा नंबर पे आ रहा है, यहां से 1
2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो थर्ड नंबर पे आ जाएगा C2H5, तो यहां से बोल देंगे 3 इथाइल 1 2 3 4 5 6 हेक्स डैश 3 इन। तो आपका 3 इथाइल हेक्स डैश 3 इन हो गया। अब हम इसका जब ओजोनोलिसिस करेंगे तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, यही बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देंगे O3, कौन सा मीडिया है, डाइक्लोरोमेथेन का, और क्या होगा, जिंक एंड वाटर। तो जब हम इसका ओजोनोलिसिस करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोपेनल। सेकंड क्या होगा, पेंटेन 3 ऑन। इसका मेन से जो हमारा एल्कीन है वो कौन सा है, 3 इथाइल हेक्स डैश 3 इन। ड्रा द सिस एंड ट्रांस स्ट्रक्चर्स ऑफ हेक्स 2 इन। देखते हैं हेक्स 2 इन बनाते हैं, पहले एक लीनियर कंपाउंड है, लीनियर फॉर्म में ना, 1 2 3 4 5 6 1 2। the cis and trans स्ट्रक्चर्स ऑफ हेक्स 3 इन। तो ये आपका CH3 हो गया, यहाँ H होगा, H होगा, और ये आपका पूरा कौन सा है, C3H7। चलिए बना दे रहे हैं, सिस फॉर्म बनाते हैं। सिस का मीन्स क्या होता है, सेम एटम और ग्रुप ऑफ एटम सेम साइड। तो फर्स्ट एल्काइल कौन सा है आपका, CH3 है। सेकंड कौन सा है, C3H7। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, सिस फॉर्म हो जाएगा। ट्रांस कैसे बनेगा, जस्ट अपोजिट, एटम और ग्रुप ऑफ द एटम, H H एंड एल्काइल, CH3 C3H7। ये आपका सिस फॉर्म है। ये कौन सा हो जाएगा आपका, ट्रांस हो जाएगा। तो सिस फॉर्म में आपका जो एल्काइल ग्रुप है, जो इलेक्ट्रॉन पुश ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वो कहां है, सेम साइड है। और यहां पर कहां पर है, जस्ट अपोजिट साइड है। तो किसमें डाइपोल मूवमेंट होगा, सिस में होगा। तो सिस का डाइपोल मूवमेंट होगा, ट्रांस का डाइपोल मूवमेंट ऑलमोस्ट क्या होता है, 0 होता है। और सिस की कुछ वैल्यू होगी। तो बॉइलिंग पॉइंट कहां पर ज्यादा होगा, जहां पर डाइपोल मूवमेंट होता है, मॉलिक्यूल्स डाइपोल होगा, तो इंटरेक्शन ज्यादा होगा। तो सिस का बॉइलिंग पॉइंट किससे ज्यादा होता है, ट्रांस से होता है। किसकी वजह से, डाइपोल मूवमेंट की वजह से। तो सिस फॉर्म है, सिस हैज डैश 2 इन, बॉइलिंग पॉइंट हायर कंपेयर टू ट्रांस हैज 2 इन, बिकॉज सिस is dipole molecules, it have the some value of dipole moment। ट्रांस की डाइपोल मोमेंट की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 डिवाइड होती है। तो डाइपोलर नेचर की वजह से सिस का बॉइलिंग पॉइंट ट्रांस से ज्यादा होता है। Why is benzene extraordinary stable though it contain 3 डबल बॉन्ड। आपसे कहा गया है कि जहां पर एल्कीन होता है वहां पर कौन सी रिएक्शंस होती है, एडिशन रिएक्शंस होती है। कैसे पता लगाते हैं कि आपको दिया गया हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड है, कुछ नहीं होता है, हम भाई क्या करते हैं, उस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को लेते हैं, ब्रोमीन में पास करते हैं। ब्रोमीन कैसा है, रेडिश ब्राउन कलर का लिक्विड है। तो जैसे हम किसी अनसैचुरेटेड गैस, जैसे मान लेते हैं आपने यहाँ पर किसको लिया, एथीन को लिया है, तो उस अनसैचुरेटेड गैस को आप ब्रोमीन में पास करेंगे। जैसे आप पास करते हैं तो ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स का अनसैचुरेटेड ग्रुप से एडिशन होता है, और एक एडिशन रिएक्शंस के द्वारा सैचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। क्या है ये, 1,2 डैश डाई ब्रोमो एथेन। तो 1,2 डाई ब्रोमो एथेन का फॉर्मेशन होगा। ये कैसा होता है, कलरलेस होता है। तो आपका जो एथीन था, जैसे आपने ब्रोमीन में पास किया तो ब्रोमीन का कलर क्या हुआ, डिसअपीयर हो गया, रेडिश ब्राउन से क्या होगा, वो कलरलेस हो गया, क्योंकि रिएक्शंस कौन सी होगी, एडिशन। तो आप कह सकते हैं कि जहां पर डबल बॉन्ड होता है, मल्टीपल बॉन्ड होता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन कैसे होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। लेकिन बेंजीन तो स्टेबल है, क्यों स्टेबल है, तो कॉज क्या था उसका, बेंजीन में आपके जो कार्बन है, 6 कार्बन है, 6 कार्बन आपके sp2 हाइब्रिड प्रोसेस के द्वारा, sp2 हाइब्रिड स्टेट होती है कार्बन की, तो sp2 हाइब्रिडेशन स्टेट के द्वारा वो सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं। फिर उसमें एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, कौन सा, px और py।
पीजेड तो सिमेट्रिकल होता है ना, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो आपके जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसमें जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होता है? जब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसका मीन सिंपल सा होता है कि उनमें साइडवाइज ओवरलैपिंग होती है। तो साइडवाइज ओवरलैपिंग क्या होती है? रोटेट होती रहती है। अभी यहां दिख रही है ओवरलैपिंग, फिर क्या हो गया? तो एक आपका ये जो बनेगा प्लेन के ऊपर बनता है, एक कहां बनता है? प्लेन के नीचे। देखो प्लेन के नीचे आ गया। तो इसमें दो प्रकार की रिंग बनती है, एक अबव टू प्लेन, एक कहां बनती है? बिलो टू प्लेन। और पाई बॉन्ड आपके 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 3 पाई बॉन्ड है ना, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स कहीं पर कांस्टेंट नहीं रहते, दे आर ऑलवेज इन अ डीलोकलाइज्ड पोजीशन। वो डीलोकलाइज रहते हैं। जब वो डीलोकलाइज रहेंगे तो क्या होगा? वो रोटेट करते रहेंगे। जब उन्हें रोटेशन होगा, है ना, द 6 पाई इलेक्ट्रॉन मींस द बेंजीन कंटेन 3 pi bond. One pi bond contain is a 2 electrons. Then 3 pi bond have the 6 pi electron. 6 pi electron not localized between the carbon. They are always delocalized among 6 carbon. This is the cause why the benzene have the extra stability compared to unsaturated hydrocarbon. ऐसा क्यों होता है कि बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन सोर्स की तरह बिहेव नहीं करता है, क्योंकि उसके 3 पाई बॉन्ड के 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स किसी कार्बन या कार्बन के बीच में लोकेटेड नहीं रहते हैं, वो रोटेशन में घूमते रहते हैं, जिससे एक रिंग स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है। एक प्लेन के ऊपर होती है और एक प्लेन के नीचे होती है, जिससे बेंजीन को एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल जाती है, जो किसमें नहीं होती है? एल्कीन या एल्काइन में नहीं होती है। What are the necessary conditions for any system to be aromatic? कौन सा ऐसा सिस्टम है जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होगा और कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा? तो हमारे पास 3 प्रकार के कॉन्सेप्ट है, उन कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं। एक हकल रूल था, आपने देखा होगा, प्रीवियस लेक्चर में हमने कहा था। कौन सा हकल रूल? 4n plus 2 pi electron. If the compound have the प्लेनर स्ट्रक्चर्स, प्लेन सिमेट्री होती है, और पाई इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है? अकॉर्डिंग टू 4n plus 2 पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट। हकल ने कहा था कि कोई एरोमेटिक कंपाउंड वह होगा है यदि, तो उसमें क्या होगा? जो पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगी वो किसके अकॉर्डिंग होगी? 4n plus 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग। n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, बेंजीन को हम बनाते हैं। बेंजीन में क्या होता है? 3 पाई बॉन्ड होते हैं, देखिए, ठीक है ना। तो 1 पाई बॉन्ड में कितना? 2 इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल कितना हो जाएगा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो देखिए 4 into 1, 1 क्या है? नंबर ऑफ रिंग, प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, कितना आएगा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा। तो बेंजीन इज अ एरोमेटिक कंपाउंड बिकॉज़ इट हैव द 6 पाई इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू हकल रूल। सेकंड, इसकी सिमेट्री कैसे होना चाहिए? प्लेनर सिमेट्री होना चाहिए। प्लेन स्ट्रक्चर्स होता है हकल का, जो भी आपने देखा है बेंजीन का कैसा स्ट्रक्चर्स है? प्लेन स्ट्रक्चर्स है। सेकंड, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो जो आपके 6 पाई इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन कार्बन के बीच में, यानी डबल बॉन्ड दो कार्बन के बीच में लोकेटेड नहीं होता है, वह ऑलवेज इन डीलोकलाइजेशन स्टेट। यानी आप कैलकुलेट स्ट्रक्चर से ना, अभी देखो डबल बॉन्ड आपने यहां बना दिया है, फिर क्या करेंगे? उसको रोटेट करा देंगे तो क्या होगा? उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो 3 आपका एक ऐसे कॉन्सेप्ट है जिससे आप मानते हैं कि आपका एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा होगा? पहले हकर रूल के अकॉर्डिंग उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होना चाहिए, उसकी प्लेन सिमेट्री होना चाहिए, और जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ये भी होना चाहिए। तो वो कंपाउंड कौन सा होगा? एरोमेटिक कंपाउंड होगा। हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू पैरा नाइट्रोब्रोमो बेंजीन? आप बेंजीन को लेके कैसे पैरा नाइट्रोब्रोमो बेंजीन को बनाएंगे? तो हमारा प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन 2। तो बेंजीन को बनाते हैं सबसे पहले। ये बेंजीन हो गया। और बेंजीन से हमें क्या चाहिए? पहले वो तो देख लें भाई, क्या चाहिए हमें? पैरा पोजीशन पे क्या चाहिए? NO2 ग्रुप चाहिए, ठीक है, वो हो गया। और ये आपका ब्रोमीन हो गया। तो इसका नाम क्या होगा? पैरा नाइट्रोब्रोमेंजीन। कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, इसका हेलोजिनेशन करते हैं।
Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3, क्या फॉर्मेशन हो जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमो बेंजीन। ब्रोमो मींस हेलो ग्रुप कौन सा है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ठीक है ना। तो जैसे ही आप इसका नाइट्रिफिकेशन करेंगे, किसके द्वारा करते हैं? कंसंट्रेट HNO3, किसकी प्रेजेंसी में? इन द प्रेजेंसी ऑफ कंसंट्रेट H2SO4। तो क्या होगा? आपका जो नाइट्रो ग्रुप है वह कहां जाके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को शो करेगा, ऑर्थो पर एट पैरा पर, क्योंकि आपका जो हेलो है वो कौन सा ग्रुप है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो ऑर्थो नाइट्रो ब्रोमेंजीन बनेगा, और कौन सा बनेगा? पैरा नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। चलिए उसको बना दे रहे हैं, तो ये Br हो गया और ये पैरा पोजीशन पे नाइट्रो हो गया, ठीक है ना। इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर लेंगे, क्या करेंगे हम? और जैसे ही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो कौन मिलेगा आपको? पैरा नाइट्रो प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपने बेंजीन को किसमें चेंज कर दिया? पैरा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन में। और देखते हैं, अब आपसे कहा गया फॉर्मेशन मेटा नाइट्रो क्लोरो बेंजीन, देखते हैं कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आपके पास रिएक्टेंट क्या है? बेंजीन है, पहले बेंजीन को बनाएंगे। क्या बनाना है हमें? मेटा नाइट्रो क्लोरो बेंजीन बनाना है। तो मेटा नाइट्रो तो नाइट्रो लगा दिया, ठीक है ना। ये Cl लगा दिया, इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 है ना। 3 पोजीशन क्या होती है? मेटा कहलाती है, तो इसका नाम हो जाएगा मेटा नाइट्रो क्लोरो बेंजीन। या मेटा नहीं, तुम क्या कह सकते हैं इसको? 3 नाइट्रो क्लोरो बेंजीन, ठीक है। तो भाई आपको बेंजीन को 3 नाइट्रो क्लोरो बेंजीन में कन्वर्ट करना है, मींस मेटा पोजीशन पर नाइट्रो लगाना है। अगर आप क्लोरो बेंजीन को बनाएंगे तो क्लोरो मींस हेलो, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसका हम नाइट्रिफिकेशन कर देते हैं by the concentrated HNO3 in the presence of concentrated H2SO4। तो जैसे आप करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोग्रेस करेगी, हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ पर अटैच क्या होगा? NO2। NO2 क्या है? नाइट्रो ग्रुप है। तो सबसे पहले आपने किसका फॉर्मेशन कर लिया? नाइट्रोबेंजीन का। चलिए ये हो गया। अब जब नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन करेंगे तो नाइट्रो ग्रुप कौन सा है? नाइट्रो इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है ये? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप है ना। तो इसका जैसे आप हैलोजिनेशन करेंगे तो आपका जो ब्रोमीन है वो कहां जाके अटैच होगा? मेटा पोजीशन पर। तो फॉर्मेशन किसका हो गया? अब आप कह रहे होंगे सर ये 1 है, ये 2 है, 3, नहीं, हम काउंटिंग कहां से करेंगे? 1 ये तो आपके हैलोजन नाइट्रो क्या सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप कहलाते हैं, बी पहले आता है ब्रोमो, तो 1 2 3 है ना। अब इसको ऐसे लिख देते हैं, तो हो जाएगा 3 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। सॉरी है क्लोरोबेंजीन है, तो रिएक्शंस किससे करेंगे? Cl2 से कराते थे ना, तो क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। ऐसे Cl2 कर देते हैं, क्लोरोबेंजीन, तो आपका क्लोरोबेंजीन हो गया, या Cl का एडिशन हो जाएगा, है ना। हेलोजन है, आप क्लोरीन भी लगा सकते हैं, आपसे पूछा सकता है, या ब्रोमीन पूछ सकते हैं, सिमिलर प्रोसेस है ना। हेलोजिनेशन कर देंगे तो किसका फॉर्मेशन हो गया? मेटा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। पैरा नाइट्रोटोलिन बेंजीन है, और बेंजीन से आपको किसको बनाना है? पैरा नाइट्रोटोलिन को। देखो कैसे बनाते हैं। चलिए आपका बेंजीन बना दिया, ये टोलिन पैरा, ये आपका टोलिन हो गया, यहाँ बेंजीन लगा है, बेंजीन पे CH3 लगा दिया, टोलिन हो गया। पैरा पोजीशन पे क्या लगा दिया? नाइट्रो, ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, ये 4। इसको हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 नाइट्रो टोलिन भी कह सकते हैं, है ना। तो पैरा या 4 एक ही चीज है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इस पर हम फीडर क्राफ्ट रिएक्शंस को अप्लाई करते हैं। फीडर क्राफ्ट रिएक्शंस क्या है? एल्किलेशन हो गया, किसके द्वारा? CH3Cl, किसकी प्रेजेंसी में? एनहाइड्रस AlCl3। क्या होगा? हाइड्रोजन का एल्काइल मींस मिथाइल ग्रुप से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, आपका टॉलिन का फॉर्मेशन हो गया। जैसे टॉलिन का फॉर्मेशन हो जाएगा उसके बाद उसका क्या करेंगे? नाइट्रिफिकेशन करेंगे, किसके द्वारा? कंसंट्रेट HNO3, और क्या लेंगे? कंसंट्रेट H2SO4।
तो जैसे आप नाइट्रिफिकेशन करेंगे तो आपका टॉलिन क्या है, मींस जो एल्काइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जिससे बेंजीन रिंग किस पोजीशन पे एक्टिवेट होगी, ऑर्थो एंड पैरा। इसका मींस है एल्काइल ग्रुप कैसे होते हैं, ऑर्थो पैरा डाइएक्टिक ग्रुप होते हैं। तो क्या फॉर्मेशन होगा, ऑर्थो नाइट्रोटोलिन और पैरा नाइट्रोटोलिन, इन सब के बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं। तो हम क्या करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्या कर सकते हैं भाई, सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो किसका ज्यादा होगा, डेफिनेटली पैरा का ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से पैरा नाइट्रोटोलिन को सेपरेट कर लेंगे। एसिटोफिनोन बहुत अच्छी रिएक्शन है। देखिए ये जो रिएक्शन है फ्रीडर-क्राफ्ट रिएक्शंस का कौन सा प्रोसेस देखा आपने, एल्किलेशन। कौन सी रिएक्शन है भाई, फ्रीडर-क्राफ्ट रिएक्शंस। इसका फर्स्ट टॉपिक कौन सा है, एल्किलेशन। सेकंड क्या है, एसिलेशन। फ्रीडर-क्राफ्ट रिएक्शंस प्रोसेस एसिलेशन। देखते हैं जरा, हमारे पास क्या है, बेंजीन है, बेंजीन ले लिया। हमसे कहा गया प्रोडक्ट क्या है, एसिटोफिनोन है। एसिटोफिनोन क्या है, अरे भाई C6H5 होगा, CO होगा और यहाँ CH3 लगा दे रहे हैं, इसका नाम क्या है, एसिटोफिनोन लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। तो बेंजीन से हम एसिटोफिनोन कैसे बनाएंगे, इसकी रिएक्शंस करते हैं किसके द्वारा, CH3COCl। इसका नाम क्या है, एसिटिल क्लोराइड। तो एसिटिल क्लोराइड को लिया, बेंजीन को लिया, किसकी प्रेजेंसी में, एक हेलोजन कैरियर होता है कौन, एनहाइड्रस AlCl3, उसकी प्रेजेंसी में लिया। जैसे रिएक्शंस करते हैं तो हाइड्रोजन यहाँ से सब्स्टिट्यूटेड होता है किस ग्रुप से, एसिल और एसिटिल ग्रुप से। तो इस प्रोसेस का नाम क्या है, एसिलेशन और एसिटिलेशन। तो हाइड्रोजन ग्रुप को, हाइड्रोजन एटम को, हाइड्रोजन एज ए इलेक्ट्रोफाइल substituted by the acyl electrophile, then this type reaction is called acylation or acetylation। ये किसकी रिएक्शंस है, फ्रीडर-क्राफ्ट रिएक्शंस। टू टाइप होते हैं, एल्किलेशन, सेकंड इज एसिलेशन। तो ये एसिलेशन प्रोसेस है जहां पर आपने एसिटिल ग्रुप से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूटेड कर दिया, फॉर्मेशन किसका किया, एसिटोफिनोन का, किसकी प्रेजेंसी में, हेलोजन कैरियर कौन है, एनहाइड्रस AlCl3। What does effect branching of an alkane chain has on its boiling point? बॉइलिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट होता है जब कोई एल्केन ब्रांचिंग फॉर्म में आ जाता है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कोई ऐसा एल्केन जो ब्रांच फॉर्म में नहीं है, स्ट्रेट लाइन में, तो 1 2 3 4 5। चलिए हमने पेंटेन को ले लिया, ये पेंटेन हो गया। जैसे ही पेंटेन को लिया तो आपका नॉर्मल पेंटेन होगा, तो इसको लिखते हैं नॉर्मल पेंटेन। तो आप देख रहे हैं नॉर्मल पेंटेन में बहुत लंबी चेन है 5 कार्बन की। तो यहाँ पर वंडरवाल, देखिए आपका टॉपिक था केमिकल बॉन्डिंग में वीक वंडरवाल मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस, है ना। डाइपोल डाइपोल में भी हो सकता है, डाइपोल नॉन डाइपोल मॉलिक्यूल्स में हो सकता है। और एक कौन सा था, इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा मॉलिक्यूल्स में, उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, उतना ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। यदि हम नॉर्मल पेंडेंट को लेते हैं तो उसकी बहुत लंबी सरफेस है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। कितना होता है, 309 केल्विन, 309 केल्विन होता है। अब हम इसको ब्रांच फॉर्म में लाते हैं, तो सबसे पहले 4 कार्बन की चेन बनाएंगे और एक एल्काइल ग्रुप मिथाइल को हमने ब्रांच फॉर्म में लिख दिया। इसका नाम क्या रखेंगे, आइसो रख देंगे, आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन हो गया। इसका मीन से पास पास चेन नहीं आ सकती, क्यों नहीं आ सकती, क्योंकि क्या हो चुका है, साइड चेन आ गई है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा कम हो जाता है, कितना हो जाता है, 301 केल्विन। इसका मीन से लगभग 8 केल्विन आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो चुका है, कम हो चुका है, केवल एक एल्काइल ग्रुप से। तो ये आइसो हो गया। अगर हम इसको नियोपेंटेन में कन्वर्ट कर दें तो मीन्स क्या हो जाएगा, एक आपने चेन ऊपर बना दिया, एक बिलो टू प्लेन बना दी, चलिए इसको बना दिया, तो ये क्या हो जाएगा, पर नियोपेंटेन हो जाएगा। तो देखिए नियोपेंटेन में आपके 2 चेन का फॉर्मेशन हो गया, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट तो और कम हो जाएगा, क्योंकि इस प्रकार का होगा, अट्रैक्शन बहुत कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, देखते हैं, 282.5 केल्विन, यानी 309 से लेके आप कहां तक पहुंच गए, 282.5। देखिए कितना कम हो गया, 18 तो ये हो गया, 9 वहां पर है,
तो 18 प्लस 9 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, देखते हैं कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा भाई 27.5 है, तो 26.5 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। जब नॉर्मल पेंटेन से आपने उसका आइसोमर्स कौन सा देखा, नियो पेंटेन, जिसमें क्या है, फ्रेंच है। Write down the product of ozonolysis of 1,2-dimethylbenzene or orthoxylene. How does the result support calculate structures for benzene? ये आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय चैनल। थैंक यू।